अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नया साल, नई उम्मीदें, नए माशी प्लान्स। हमने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से एक नया होम ग्रोन इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और बड़ी जो है वो हमें बताया गया कि किस तरीके से किन बुनियादों पर पाकिस्तान की मईशत जो है उसको आगे लेके जाने का ख्याल जो है वो ये हुकूमत कर रही है, या क्या प्लान है या कुछ अहदाफ हैं माशी ऐसे जो कि इस हुकूमत ने हमने देखा कि सेट किए हैं आने वाले, वो तो एक स्पैन ऑफ 10 ईयर्स की बात करें कि उसके ऊपर जो है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ का एक मैकेनिज्म है, एक इनग्रोन मॉडल है जो कि हम लेकर आ रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। तो थोड़ा सा आज की इस नशिस्त में जहां पर 2024 कैसा गुजरा, सियासी एतबार से क्या कुछ हुआ, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने माशी फ्रंट के ऊपर बहुत सारी जो है वो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। जो प्लान लेकर आई है गवर्नमेंट और जो अहदाफ या टारगेट सेट किए हैं वो किस हद तक काबिल अमल है, ये भी हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको उड़ान पाकिस्तान का नाम दिया और हुकूमत ये कह रही है कि ये ढलवान से अब उड़ान का वक्त है। तो ये क्या इतना ही डूएबल है? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने इसके ऊपर जब राय ली तो उनका ख्याल ये था कि ये कुछ किताबी बातें हैं जो हम हमेशा सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी जो मैटर्स है या पॉलिसी मेकिंग का तो वैसे भी कोई फुकदान नहीं है, बहुत पॉलिसी पेपर्स हमारे पास पड़े हैं, हम उन पर अमल कितना करते हैं ये एक मसला और सवाल है। तो ये कुछ सवालात हैं जो जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मईशत पर बहुत गहरी निगाह फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। नए साल, आने वाले नए साल की एक तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और जाहिर है बहुत से लोगों के जहनों में जहां पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कियोस को लेकर सवाल है कि ये कहां जाके सेटल होगा, मईशत उतना ही बड़ा कंसर्न है। मिफ्ता साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं हुकूमत की पिछले एक साल की कारकर्दगी को, क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करी है कि हमने मुल्क को स्टेबलाइज कर दिया है। यू एग्री विद दैट? नो, नॉट एट ऑल। शुक्रिया यशवीन। देखें, हुकूमत ने तो मुझे बता दें कि क्या इक़दाम उठाएं जिससे मुल्क स्टेबलाइज हुआ है। हाँ। क्या उन्होंने कोई बिजली की गैस की कीमतें कम की हैं? क्या इन्होंने कोई बिजली और गैस के अंदर कोई चोरी रुकवाई है? जो अफरात ज़र कम हुआ है, क्या उसमें इनका कोई रोल है? क्या इन्होंने कोई बजट डेफिसिट कम किया है? कोई चीज़ हुकूमत ने नहीं की है। ये बात दुरुस्त है कि मईशत जिस अबतर हालत में लास्ट ईयर थी उससे थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर हुए हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई है, जिससे यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुआ है। कीमतें कम नहीं हुई हैं, अफरात ज़र कम हुआ है, जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी उसमें कमी आई जी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हुआ है, बिल्कुल रेट ऑफ, हाँ जी। और जो मईशत की जो इकोनॉमी की जो बड़ा वो है, जो ग्रोथ है वो पहले क्वार्टर में 0.9% थी। हाँ। हमारी जबकि जो पॉपुलेशन है वो 2.4 से बढ़ती है। हाँ। इसका मतलब है कि हम सब जो है वो गरीब हो गए हैं रिलेटिवली स्पीकिंग। तो ये पहले साल नहीं, 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो आज भी जो चीज़ें थी, गो के मिसाल के तौर पर अगर एक दाल 160 रुपए की थी 2 साल पहले, तो पिछले साल वो 200 रुपए की हुई, 25% बढ़ के, और इस साल वो 200 से 12% बढ़ के 224 की होगी। लेकिन क्योंकि तनख्वाहें इस तनासब से नहीं बढ़ी हैं, तो वो जो 2 साल पहले 160 की खरीद सकता था दाल, वो 200 की खरीदना उसको मुश्किल हुई और 224 की खरीदना मजीद मुश्किल हो गई। बिल्कुल परचेजिंग पावर नीचे चली गई। बिल्कुल परचेजिंग पावर कम हो गया जी। अच्छा, तो आप जो है उससे इत्तेफाक नहीं करें। मैं थोड़ा पॉइंट वाइज फिर आपसे जो है ना वो एक दफ़ा थोड़ा सा आपका एनालिसिस ले लेती हूँ, बिकॉज जो औरंगजेब साहब है उन्होंने तो ये कहा है जी कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पेशरफ्त की है। वो कहते हैं जी कि 24 साल के बाद मुल्क में माली सरप्लस हुआ है पहली मरतबा। देखिए, क्वार्टर या हाफ ईयरली सरप्लसेस होते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये कि आपने कुछ आगे पीछे करें। आप देख लीजिएगा कि पूरे साल के अंदर जो है वो 8,000 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो कुल का खसारा होगा। तो ये बात तो मैं अभी से आपको गारंटी करके दे रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इन्होंने, देखें जितने वादे इन्होंने किए थे हुकूमत ने, IMF से भी किया और आवाम से भी किया। इन्होंने कहा था कि हम नेशनल फाइनेंस का पैक्ट बनाएंगे, वो नहीं बनाया। इन्होंने कहा था हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था हम कुछ वजारतों को डिवॉल्व करेंगे, वो नहीं किया। इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, 10 वजारतों का उन्होंने ऐलान किया, कहा नहीं है कि कौन सी है, मगर 10 वजारतों का ऐलान किया कि वो डिवॉल्व हो रही हैं। जी बिल्कुल, ऐलान करा ना, जब होंगी तो पता चलेगी ना। वो होंगी तो नहीं, इन्होंने तो ऐलान किया था कि 1 जनवरी से एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, 1 जनवरी से नेशनल फाइनेंस टैक्स वो पैक्ट लगाएंगे, वो तो नहीं हुआ। ये बातें जरूर कर लेते हैं, और औरंगजेब साहब का तो आई थिंक दिल भी जो है वो सही जगह पे है। लेकिन सच्ची बात ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ
अब पिछले 8-9 महीनों में अपनी कुर्सी बचाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये हम सबको पता है। मुझे एक काम बता दीजिए जो एक इस्लाहात कि कोई एक कैटेगरी के अंदर इस हुकूमत ने किया, ना ये निचकारी कर सके, ना उसका बिजली या गैस की चोरी कम कर चुके हैं, ना उसके निर्ख कम कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि हम बात सारा दिन करते हैं सियासत की कि ये 26 अमेंडमेंट हो गया और ये हो गया और मिलिट्री ट्रायल हो गए, लेकिन अवाम की कौन पूछ रहा है? आज क्या अवाम के अंदर इस वक्त नौजवानों को नौकरी मिल रही है इस मुल्क में? ऐसा क्यों होता है कि जब लीबिया से यूनान कश्ती जाती है, सीरिया से कहीं कश्ती जाती है, तो इतने सारे जो लोग कभी ना खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में जहां बैक होते हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। ऐसा क्यों है कि मेरे इस्लामाबाद में घर के अंदर, घर के सामने रोमानियन एम्बेसी के बाहर 30-40 पाकिस्तानी हर वक्त खड़े होते हैं, हमारे बच्चे। हाँ। क्यों पाकिस्तान बाहर जा रहा है? हाँ। अगर यहाँ पर इतना अच्छा हो गया है तो फिर पाकिस्तानी को तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई जिंदगी किसी पाकिस्तानी की आसान नहीं हुई। वो कह रहे जी हमारा सबसे बड़ा टारगेट जो है वो आने वाले कुछ सालों के लिए जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। 60 अरब डॉलर्स की बरामदात का हदफ 2028 तक जो है गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सेट किया है। कुछ बातें जो होती हैं वो कहने के लिए किताबी हद तक तो बहुत अच्छी लगती है, जो इब्तदाई में मैंने कहा कि पॉलिसी तो हमसे अच्छी कोई भी शायद नहीं बनाता, हम बड़ी अच्छी बनाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली होगा कैसे? जो भी आपने बच्चों की बात की, मुझे इससे ये सवाल याद आया कि एक्सपोर्ट अगर इस मुल्क से किसी चीज की हुई है तो वो ह्यूमन रिसोर्स की हुई है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, इसके अलावा तो ना कुछ हुआ है और ना मुझे कुछ होता हुआ अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है। डू यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली। देखें, अगर ये कह रहे हैं कि हम 2028 के अंदर 60 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपको सालाना वो 18% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो पहले 6 महीने में तो 4% ग्रोथ हुई है, तो हमको बताएंगे 18 कैसे होगी? फिर मुझे ये बताइए कि एक पैसा भी, ये जितनी भी दावे करते थे, क्या एक पैसा भी बैरून मुल्क से आया है पाकिस्तान में सरमायाकारी का? क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी खित्ते में सबसे कम नहीं होती है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? क्या पाकिस्तान की बिजली और गैस के जो टैरिफ्स हैं वो पूरे खित्ते में सबसे महंगे नहीं है? मैंने ट्वीट किया है कि आपकी बिजली जो है, आपकी सनती बिजली की जो निर्ख हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, केनिया, इन और पूरे खित्ते में हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह सबसे महंगी है। तो पाकिस्तान में कोई क्यों सरमायाकारी करेगा? और जाहिर है कि सरमायाकारी जब नहीं होगी और नौकरियां नहीं होंगी तो हमारे नौजवान या तो यहाँ पे बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट पे रहेंगे या गुर्बत पे रहेंगे। आज 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी गुर्बत पे, या वो कोशिश करेंगे कि कहीं से बाहर निकल जाए मुल्क से, और वो हो रहा है। अच्छा सर, आपने भी कहा ना एफडीआई की आप बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो वो बड़ा फिगर कोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 31% का इजाफा हुआ है। मेरा ख्याल है आपकी हंसी में जवाब समझ के आगे चल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ी वजाहत कर दें इसकी तो अच्छा हो जाएगा। देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में पिछले 15 सालों से 2 से 3 बिलियन की एफडीआई आती है, और वही हर साल आती है। एफडीआई क्यों से आती है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और क्यों आती है। देखिए, एक भी डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का नहीं आता जो पाकिस्तान से बना के कोई बरामदात कर रहा हो। यहाँ से बना के कोई जूते या कोई पतलून को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं लगाते, वो पाकिस्तानियों को चीजें बेचने के लिए यहाँ लगाते हैं। मिसाल के तौर पे जैज ने यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट में $2 बिलियन देके लाइसेंस खरीद लिया, अब वो पाकिस्तानियों को चीजें बेच रहा है, फोन बेच रहा है। या किसी ने कोई एक फैक्ट्री लगा ली जिसके अंदर वो बना के चीजें, शैम्पू पाकिस्तानियों को बेच रहा है। तो एक डॉलर भी बाहर से हमको एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं आता, इन पाकिस्तानियों को बेचने के लिए आता है, जिसकी मतलब ये है कि जितने डॉलर आएंगे उससे ज्यादा जाएंगे। मतलब आप बट खुश हुए कि जब सऊदी अरब से एक वो फ्राइड चिकन की कोई वो आ रही है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक फ्राइड चिकन की रेस्टोरेंट की चेन आ रही है, बड़ी अच्छी बात है भाई। तो लेकिन वो क्या बेसिकली हमें चिकन बना के यहाँ पे खिलाएंगे, और जो डॉलर होंगे वो जितने लगाए होंगे उससे ज्यादा लेकर बिल्कुल हमारा पैसा बाहर चले जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो अच्छा, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना सर, मेरा ख्याल है अदराक है गवर्नमेंट को इस बात का भी, क्योंकि औरंगजेब साहब ने गुड एफडीआई और बैड एफडीआई की बात की है, लेकिन जो ग्रोथ मेरा ख्याल है वो बता गए वो बैड एफडीआई की है बकौल उनके, क्योंकि उन्होंने खुद कैटेगराइज किया है। तो अभी तक कोई इस तरह की एफडीआई की ग्रोथ यानी कि टेक्निकल टर्म्स में कोई भी नहीं हो रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई फॉरेनर यहाँ पे पैसे लगा रहा है तो हमें खुशी होना चाहिए, लेकिन आपके पास जब कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी तो खुद ब खुद वो गुड एफडीआई हो जाएगी। मैं आपसे एक आपको आसान तरीके से बता दूं कि जो एफडीआई खुद चल के आती है ना, वो गुड एफडीआई होती है। जो जाके हम मिलते तरले करके लेकर आते हैं ना कि शेख साहब आइए पैसे लगाइए, और वो शेख साहब आके फिर हमसे ये मराद लेते हैं वो मराद लेते हैं, वो बैड एफडीआई होती है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें। आई डू अंडरस्टैंड थोड़ी सी जो मईशत की छोटी मोटी समझ है मुझे कि आपको परसेंटेज के अंदर ग्रोथ, डिक्लाइन, ये चीजें बतानी पड़ती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये जो परसेंटेज का इस्तेमाल है ये इतना ज्यादा अपने इंटरेस्ट में कैसे कर लेती है? और मैं जान के मान मांग के ये बात भी कह रही हूँ कि ये इसहाक डार साहब का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हमेशा रहा है और मुझे उसी की झलक नजर आ रही है। गवर्नमेंट जिस तरह के अपने इस वक्त अचीवमेंट्स बता रही है उसके अंदर के, मिसाल के तौर पर रोटी अगर आज 100 रुपए की हो जाए और कल उस रोटी की कीमत को सस्ता करके हम 90 रुपए कर दे और हम कहें देखिए रोटी हमने 10% सस्ती कर दी है, ये तो ये फॉर्मूला नहीं है। आई मीन ये तो गवर्नमेंट एक बैड इकोनॉमी को खाली परसेंटेजेस के अंदर घुमा के लोगों को काइंड ऑफ मिसगाइड कर रही होती है। देखिए, मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो मुझसे 17-18 में तो लोग पूछना है कि सर जीडीपी ग्रोथ क्या दिखानी है वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा यार जो नंबर है वो दे दो। देखिए सच्ची बात ये है कि अगर हुकूमत आज कहती है कि फला इन्फ्लेशन है, फला अफरात-ए-ज़र है, फला महंगाई है, लोग, मैं और आप देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों का ये काम है कि सियासत में या जर्नलिज्म में। बाकी एक आम पाकिस्तानी थोड़ी देखता है कि भाई अखबार में क्या इन्फ्लेशन का नंबर है। वो तो रोज जाता है बेकरी अंडे खरीदने के लिए, वो जाता है दुकान में आटा खरीदने के लिए, वो जाता है दालें खरीदने के लिए। तो हमको तो रोज नजर आ जाता है इन्फ्लेशन क्या है। एक पाकिस्तानी उसको रोज नजर आ जाता है परचेसिंग पावर क्या है, उसको वो फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है परचेसिंग पावर का कि रियल इनकम का क्या हो रहा है डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन। उसको तो ये पता है कि मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे चले गए टैक्स के, मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे चले गए बिजली के बिल के, मेरे पास बच्चे की फीस देने के पैसे नहीं है। तो आम पाकिस्तानी को ये पता है। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई इस्लामाबाद में बार बार होती है कि हुकूमत किसकी हो, इमरान खान की हो या नवाज शरीफ की हो या आसिफ जरदारी की हो, और ये 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों चेहरे देख रहे हैं, बात जो है वो पाकिस्तानियों को इससे कोई अब गर्ज नहीं रही। पाकिस्तानी बोलता है भाई मुझे 3 वक्त की रोटी मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। इस मुल्क के आम आवाम को इस वक्त 2 वक्त की रोटी की लड़ाई जो है वही वो पूरी कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके हुकूमत एक और चीज़ जो बिल्कुल मेडल के तौर पे पहन के फिर रही है आजकल, वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एट इट्स बेस्ट है। तो ये कितना बड़ा इंडिकेटर होता है मईशत की बेहतरी का, इस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं और मैंने कुछ सियासी बातें भी करनी है, लेकिन हुकूमत ने इतना बड़ा जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान, माशी ग्रोथ का प्लान दे दिया है मिफ्ता साहब के, मैं जो है ना वो थोड़ा सा वक्त उस पर लगाना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसी भी मईशत, ठीक है एक इंडिकेटर होती होगी, लेकिन क्या सारा ओनस स्टॉक एक्सचेंज पर डाला जा सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एट इट्स बेस्ट है और दुनिया की सेकंड बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इस वक्त, औरंगजेब साहब ने कहा, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर या फैक्टर है टू शो द वर्ल्ड कि हम जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है? देखिए, स्टॉक मार्केट दुनिया में ये देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो 10 में से 7 मरतबा उसके बाद 6 महीने या 9 महीने बाद मईशत भी बढ़ती है। ये दुनिया में देखा गया। ठीक है, तो हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट आज बढ़ी है तो उसके बाद मईशत बढ़ने का चांस है। लेकिन आपको मैंने जैसे गुजारिश की ना कि 3 मरतबा नहीं बढ़ती है। वो 3 मरतबा कौन सी होती हैं? वो तब होती हैं कि जब आपकी स्टॉक मार्केट, आपकी आज दुनिया में सेकंड, औरंगजेब साहब ने फरमाया कि फास्टेस्ट ग्रोथ है, तो 2 साल पहले तक दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से गिर भी रही थी मार्केट। तो ये वो अंडर वैल्यूड थी, तो ये वैल्यू बढ़ी है। जैसा शरह सूद कम हुआ, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आज भी और पाकिस्तान के अंदर नई कंपनियां नहीं आ रही हैं। कंपनियां तो वही बढ़ रही हैं, कुछ हुकूमत की कंपनियां हुई, ओजीडीसी हुई, से पीएसओ हुई, या 2, 4, 6, 8 बैंक्स बढ़ रहे हैं, यही बढ़ रहे हैं ना। ये 10, 12, 25 कंपनियां ही हैं जिसके अंदर सारा खेल हो रहा है। आपके पास कोई नए आईपीओ आए, कोई नई कंपनियां आई जिससे नई नौकरियां लोगों को मिलेंगी, ये तो नहीं हो रहा है। तो जब आपकी बिजली और गैस, बिजली पूरे खित्ते में सबसे महंगी हो, जब आपके टैक्सेस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा हो, जब आपकी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा हो, तो यहाँ पे नया सरमायाकारी पाकिस्तानी भी नहीं कर रहे और नए लोग भी नहीं आ रहे बाहर से। तो पाकिस्तान की मईशत बढ़ने का चांस मुश्किल लग रहा है मुझे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। एज अ पाकिस्तानी आई वांट कि पाकिस्तान की मईशत अच्छी हो, लेकिन ये 1-1.5 लाख लोग जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनको फायदा हुआ है, लेकिन बाकी जो 23 करोड़ 98 लाख लोग हैं उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने वैसे बहुत सारे फैक्टर्स खुद ही गिनवा दिए कि प्राइवेट सेक्टर या कोई नया बिजनेस किसी भी मईशत में जब ऑपरेट करना चाहता है तो क्या फैक्टर्स है जो देखता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी मईशत में इस वक्त मिसिंग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी अगेन वो बड़ा ऑप्टिमिज्म है फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। वो ये कहते हैं कि निजी सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड होगा क्योंकि कायबोर जो है वो 12% पर आ गया। तो ये एक खाली इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिटर्मिन कर देती है इस बात को कि प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपैंड
करना चाहेगा। कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है, ये जो बाकी फैक्टर्स आपने बताए हैं ये भी कोई चीज होती है। नहीं, देखिए 22% से अगर 13% पे पॉलिसी रेट आता है तो उसकी बेहतरी तो बिल्कुल होती है, उसमें कोई बहस नहीं है। ठीक, हुकूमत को सबसे ज्यादा पैसे बचे हैं, लेकिन आज के दिन पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो अपने पैसे हों या दूसरी बैंक से कर्ज लेकर करेगा, तो ये पूछेगा सही ना कि यार यहाँ पे टैक्स कितना है। तो आपको पता चलती है कि एम्प्लॉइज के ऊपर टैक्स तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38.5% है। आपको पता चलती है कि बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर जो पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप होती हैं उनके ऊपर 49.5% है, और अगर आप कॉर्पोरेशन खोलते हैं तो आपके ऊपर टैक्स है 61%। अब आप कहते हैं कि अच्छा आपके पास बिजली और गैस, मैंने जैसे गुजारिश करी, सबसे महंगी है, टैक्स रेट्स आपके पास सबसे महंगे हैं, आपके पास लैंड यहाँ पे बड़ा महंगा है, उसके बाद पानी नहीं मिलता, कभी गैस नहीं मिलती, कभी बिजली नहीं मिलती, आपके पास ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप इतनी है कि जिसकी दुनिया में शायद कोई कम मिसालें मिलती हैं। ऐसा ही है। तो उसके बाद आप मुझे बताइए, उसके बाद पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं वगैरह वगैरह, तो उसके बाद इंटरनेट आपका और नहीं चलता ऊपर से, तो मुझे बताइए कि आप क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। इसीलिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि $1 पाकिस्तान में 10 साल से बाहर से नहीं आया है। ये कभी हम वियतनाम से हार जाते हैं, कभी इथियोपिया से हार जाते हैं, कभी केन्या से हार जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, कभी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, श्रीलंका से हार जाते हैं। जब भी इन्वेस्टर चूज कर रहा होता है तो पाकिस्तान इज नेवर अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। आपको अगर पाकिस्तान को मईशत को तरक्की करना है तो आपको पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल इस्लाहात करनी पड़ेंगी, ना कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उससे कुछ काम नहीं होता। हाँ, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने से उड़ान नहीं होगी पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और चेंजेस करने की जरूरत है, जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, कोई अच्छा टारगेट सेट करना मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात है। आई मीन आपको अपने लिए एक अच्छा टारगेट जरूर सेट करना चाहिए, लेकिन अनरियलिस्टिक टारगेट्स और बातें करके ऑलरेडी जो लोग इतने परेशान हैं उनको मिसलीड करना, क्या ये कोई अच्छी पॉलिसी? अब आपने खुद जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेड टेप और मल्टीपल और सारी चीजें गिनवा दी कि यहाँ पर ऑपरेट करना कितना मुश्किल है। फिर टैक्सेस का जो मामला है वो हमारे सामने है, फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा IMF के साथ हमारे टैक्स टारगेट्स इतने वो हैं, बड़े सेट हुए हैं कि हम वो भी कमी नहीं लेके आ सकते। लेकिन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो वादे बहुत सारे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेगुलेटरी जो मामला हैं बिजनेसेस के लिए हम आसान करेंगे, हम टैक्सेस को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, जो बिजनेसेस के ऊपर लागू होते हैं यहाँ पर अभी बहुत एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स हैं, हम उन्हें कम करेंगे, खत्म करेंगे। ये हो सकता है, मुमकिनात में से है इस वक्त। देखिए, तो हुकूमत की बात से खुद आपको अंदाजा हो सकता है ना कि होगा या नहीं होगा। हुकूमत ने आपसे कहा, एक टारगेट दिया कि $60 अरब का एक्सपोर्ट हो जाएगा। हाँ। अच्छी बात है। तो हुकूमत ने आपको ये कहा कि भाई हम बिजली गैस के रेट्स या टैक्स रेट्स कम कर देंगे। अच्छी बात है। तो फिर ये भी बता दें कि जब कब कम करेंगे। आप अभी से बता सकते हैं कि अगले साल 3% कम होगा, उसके बाद 5% कम होगा, उसके बाद 10% कम होगा। आप ये तो नहीं बता रहे। जब आपको इस बजट में मौका आया तो आपने टैक्स बढ़ा दिए। इस बजट में मौका आया तो आपने कहा कौम से कहो कि आप सेक्रीफाइस करें, लेकिन आपने हुकूमत के 22% से खर्चे बढ़ा दिए, जारी अखराजात। आपने PSDB को 64% से बढ़ा दिया। आपने 700 अरब रुपए रख दिए MNOs और MPAs के लिए कि वो सूबे और वफाक में जाके वो खर्च कर सके। तो आपने तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करी। तो हमें तो नजर नहीं आ रहा। आप जो है वो बिजली का रेट बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, बिजली की निर्खें कम करना रिफॉर्म होता है। हाँ। बिजली के अंदर कॉस्ट कम करना रिफॉर्म होता है। तो आपने तो ऐसी कोई चीज नहीं करी। तो ये जो बात करते हैं कि हम $60 अरब $1 का एक्सपोर्ट करेंगे, ये प्लान नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं है, ये तो ख्वाहिश है। लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि होप इज नॉट अ प्लान, तो ये होप है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन कोई प्लान तो नजर नहीं आ रहा। That's what I'm also saying ना कि it's good to be hopeful, लेकिन होप की भी कोई प्रैक्टिकल वो होनी चाहिए ना, कोई इट्स गुड टू बी होपफुल, लेकिन उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए ना, कोई ग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर वो उम्मीद भी उसको आप खड़ा करें। लेकिन क्योंकि सरमाया, इट्स नॉट गुड टू बी डिलूजनल। या ऑफ कोर्स वन शुड नॉट बी डिलूजनल ऑफ कोर्स। मुझे ये बताएं कि सरमायाकारी की क्योंकि हम बात करें, वो कुछ कंपनीज के नाम भी कोट कर रहे हैं, DYD, अरामको का वो कह रहे हैं जी कि मकामी सरमायाकार जो है वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंग्रो का उन्होंने कहा कि $500 करोड़ की सरमायाकारी की बात जो है वो सामने आ रही है। तो वो कुछ चीजें शायद उनकी नजर में हैं इस वक्त। वो कह रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट वो हैं कंपनीज हैं। जी, लेकिन वजीर खजाना साहब ने ये नहीं बताया ना कि एंग्रो ने अपने लोकल जितने भी बिजली के एसेट्स थे वो बेच दिए। हाँ। और उसका वो पाकिस्तान से उसमें उस बिजनेस से वो एग्जिट कर गए। हाँ। चाहे वो हक्को हुआ पहले, उसके बाद अब जितने उच्च घर के अंदर जो पावर प्लांट्स थे एंग्रो वो बेच के चले गई है। तो ये भी बात देखें ना कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जा भी रही हैं, लोग बेच के भी निकल रहे हैं। आपके पास दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां, उनमें से एक कंपनी के अलावा कोई एक्सप्लोरेशन गैस और बिजली की नहीं करता।
गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं करता तो कोई, या ऑयल की नहीं करता तो कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान से लोग नहीं आते। और ये नहीं है कि सारा कसूर जो है वो कोई इसी हुकूमत का है, लेकिन ओवर द ईयर्स हम हुकूमत, देखें सच्ची बात ये है यास्मीन, और शहबाज शरीफ साहब ये बात या जानते नहीं हैं या ये बात को एडमिट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इसमें इनका शामिल है वो, कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है वो पिछले 30-40 साल में एकदम फेल हो चुकी है। हमने अपने लोगों को फेल कर दिया है, ना हम उनको तालीम दे सकते हैं, ना सेहत दे सकते हैं, ना उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, ना उनको बेसिक सिविक सर्विस दे सकते हैं। हम इतना ज़्यादा टैक्स लेते हैं, 13,000 अरब रुपया तो हम वफाक में टैक्स लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ देते तो नहीं है उसके एवज। तो गवर्नेंस फेल हो गई, जिसकी वजह से एक डिसअफेक्शन लोगों में हो गया है कि जब लोग टैक्स देते हैं तो वो ये नहीं समझते कि मैं इसलिए टैक्स दे रहा हूँ कि मुझे पानी मिलेगा मेरे घर में, या मुझे हवा ऐसी मिलेगी कि जो मेरे लिए मुज़र ना हो, जिससे मैं सांस ले सकूं। वो ये सोचते हैं कि यार मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इसके एवज। ठीक है, आप एक पूरी तनख्वाह में से पहले टैक्स देते हैं, फिर जो खर्च करने जाए उसमें से टैक्स दें। तो जब तक आप ये गवर्नेंस का मॉडल नहीं बदलेंगे और हुकूमत जो है वो हुक्मरानी के लिए नहीं ख़त्म कर देंगे और हुकूमत लोगों की खिदमत के लिए कर देंगे, लोगों की आसानी के लिए कर देंगे, तो वो रहेगा। अब आप पाकिस्तानी से पूछ लीजिए मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान में पुलिस है, पूरे पाकिस्तान में पुलिस है ना, आप लोगों से जाके पूछ लीजिए यार ये आपके लिए एक रहमत है या आपके लिए एक जहमत है, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप पूछ लीजिए कि ये आपकी सूबे की हुकूमतें हैं, जिस सूबे में आप रहते हो ये हुकूमत आपके लिए रहमत है या जहमत है, आपको सवाल मिल जाएगा। फिर आपको पूछ लीजिए कि ये हुकूमत जो इंटरनेट से कर रही है ये आपके लिए एक रहमत है कि जहमत है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप पूछ लीजिए कि ये वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं या वफाकी हुकूमत जो है ये आपके लिए रहमत है या जहमत है, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या आप पूछ लीजिए कि क्या आपने इनको वोट दिया था जो आज हुकूमत में बैठे हुए, आपको जवाब मिल जाएगा। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। अच्छा, अगेन वो डिल्यूजनल वाली बात के ऊपर आते हुए हमने कहा ना टारगेट्स रखना अच्छी बात है। अभी आपने भी कहा मईशत ने 0.92% पे ग्रो किया है, जो फिगर्स अभी सामने आए हैं अप्रूव फिगर्स हैं जो सामने आए हैं, और सालाना 10 लाख मुलाजमतें हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम फराहम करेंगे। तो मईशत ग्रो आपकी इस रेट पे कर रही है, मुलाजमतें आप इस रेट पे प्रोवाइड कर रहे, इकॉनमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पाती, बल्कि आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर कोट कर दिया अभी। तो ये किस तरह के वादे वईद है जो हुकूमतें कर रही हैं यहाँ पर मुल्क के नौजवानों के साथ, जो कि ऑलरेडी बेचारे बड़े परेशान हैं बेरोजगारी से? देखिए, आज से 6-8 साल पहले पाकिस्तान को 6% ग्रोथ चाहिए थी ताकि सारे लोगों को एब्जॉर्ब कर सके जो नए लेबर फोर्स में आ रहे हैं। उस वक्त 18 लाख बच्चे भी नहीं आते थे लेबर फोर्स में। अब यहाँ पे 30 लाख लोग लेबर फोर्स में आते हैं, 28-30 लाख लोग लेबर फोर्स में आते हैं। आपको 6-6.5-7% ग्रोथ चाहिए इनको अब्जॉर्ब करने के लिए। आप जो है वो नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं पर कैपिटा जीडीपी। आप जो है बेसिकली चलें 0% ग्रोथ भी कर ली तो आपका तो हर साल और 15-20-30 लाखों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसकी वजह से आपकी जो है वो गुर्बत बढ़ रही है। जो आज 10 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी हैं, मेरे और आपके भाई और बहन हैं 10 करोड़ 40 लाख, जिसके अंदर से 7 करोड़ बच्चे हैं, वो आज खतरे गुर्बत के नीचे हैं। आज भी रात को यास्मीन इस शो जिस रात को चल रहा है न्यू ईयर्स नाइट को, ये आज रात को भी लाखों बच्चे भूखा सोएंगे। उनका वालिद और वालदा उनको खिला नहीं सकेगी, वो रो रो के बिलबिला के सोएंगे। हम इस मुल्क को इधर लेकर आ गए, लेकिन लड़ाई कुर्सी पे कर रहे हैं, लड़ाई कुर्सी पे कर रहे हैं। और आपको कुर्सी की लड़ाई से आगे जाता हुआ ये मुल्क नजर आ रहा है अगले साल में, ये जो साल है इसमें आने वाला? अभी जो निगोशिएशन हो रही है, मीटिंग हो रही है, वो भी सपोजिटली ये है कि कुछ लोगों को ये डर है कि अमेरिका की नई जो इंतजामिया है वो इसमें कुछ मुदाखलत हमारे यहाँ ना कर दे। जो पहले हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे अब वो हकीकी गुलामी के लिए लड़ रहे हैं। मतलब सियासी पाकिस्तान के रहनुमा, मतलब पीटीआई के लोग थकते नहीं थे, कहते हुए हम हकीकी आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। अब ये कि थकते नहीं है, ये गुजारिशात करते हुए कि हम अमेरिका से कहीं कोई आशीर्वाद ले लें। हुकूमत जो है वो इसलिए नहीं मीटिंग कर रही पीटीआई से कि पीटीआई सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और उनका हक है हुक्मरानी का, बल्कि इसलिए निगोशिएट कर रही है कि यार कोई बाहर से मुदाखलत ना हो जाए, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर IMF चले जाता है तो हम 4-5 महीने का खेल है हमारा मईशत का। तो द थिंग इज इतनी प्रिकेरियस पोजीशन में हमारी मईशत आ गई है कि हम प्रेशर नहीं ले सकते। हम ना इजराइल के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि गजा के अंदर अगर वो जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, ना हम कुछ और चीज कर सकते हैं।
देखें किधर जाता है। लेकिन ये बात सच्ची ये है कि मुल्क की गवर्नेंस फेल हो गई है, और जब तक इस गवर्नेंस के मॉडल को निकाल के नहीं फेंकेंगे, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के मॉडल को नया गवर्नेंस मॉडल नहीं लेकर आते, मुल्क आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा ना कि वो हकीकी आज़ादी से गुलामी तक का सफर। इमरान खान से मुझे लग रहा है कि पीटीआई वालों के बड़े हीरो जो है वो रिचर्ड ग्रेनेल होते जा रहे हैं। वो जिस तरीके से उनकी ट्वीट्स को कोट कर रहे हैं और जिस तरीके से उनसे उन्होंने उम्मीदें लगा ली हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर भी मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये मईशत पे एक दो चीज़ें ज़रूर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि क्लेम्स जो इतने बड़े बड़े टॉल क्लेम्स हमने देखे, उसके अंदर एक टॉल क्लेम ये भी है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो ये हम कहना कि चाह रहे हैं कि IMF दोबारा कभी हमारी मदद को नहीं आएगा, जो कुछ हम करते हैं मईशत के साथ, कि हमें ज़रूरत नहीं होगी। हर प्रोग्राम IMF का होता है, वो आखिरी प्रोग्राम होता है, उसके बाद फिर एक और प्रोग्राम आता है। फिर एक नया आ जाता है। लेकिन और देखें, जिस कौम को IMF का प्रोग्राम आखिरी करना होता है, वो कौम कर्ज पे, उधार पे और भीख पे नहीं जिंदा रहती। उसके लीडरान जो है वो सारा दिन ये नहीं सोचते कि हम कहाँ से कर्ज लेकर आए। उसके लीडरान जो है वो यहाँ पर उसकी बेसिक काम करते हैं। आपने पहले कहा था कि हम दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, आप पीछे हट गए। आपने कहा था कि हम ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे, आप पीछे हट गए। आपने कहा बहुत जितनी भी आपने कहा था हम निजकारी करेंगे, आप पीछे हट गए। आपने कहा था वजारतें बंद करेंगे, आप पीछे हट गए। ये वो हुकूमत है कि जो अपने साए से भी डरती है, ये कोई रिफॉर्म नहीं करती। जब इतनी वीक गवर्नमेंट हो, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, जिसको लोगों ने वोट नहीं दिया हो, तो जाहिर है कि इसी तरह के काम करेगी। इसने कोई भी, और हमारे यहाँ तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं कर पाई है, जब तक कि एक पाकिस्तान के अंदर नेशनल कंसेंसस नहीं आता कि हमको IMF से जान छुड़ानी है, और इसके लिए हमको सेक्रीफाइस लोगों से नहीं लेनी, लीड से लेनी है। हाँ। तो जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया, उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम IMF को छोड़ देंगे। वही बात है कि ये भी IMF का साथ रहेंगे ना। मैं आपको एक बात बता दूं, सच्ची बात, जब तक हम ये कर्ज और भीख की जिंदगी पर जी रहे हैं, वो ना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कहीं खुशी हमारी खुशहाली मुल्क में नहीं आएगी, मुल्क में तरक्की नहीं आएगी। जिस दिन आप IMF से जान छुड़ाएंगे, उसके बाद ही तरक्की आना शुरू होगी मुल्क में। इसमें कोई शक नहीं। और जिस कंसेंसस की आप बात करें, वो पता नहीं, वही जैसे आपने भी कहा कि वो नियर फ्यूचर में तो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए अभी भी बातचीत हो रही है, कहाँ पे क्या होगा। प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की ना अभी, बाकी तो चलें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं जिनको नहीं हम सुलझा पा रहे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की जो निजकारी है वो क्यों नहीं कर पाए? सर, हम तो बड़े तैयार थे, हम तो सारा कुछ पूरा कर चुके थे। क्या कैपेसिटी इशू था, नीयत नहीं थी, वो थी, इनकेपेबिलिटी थी, क्या हुआ? मेरे ख्याल से नीयत नहीं थी। मेरे ख्याल से देखिए, डार साहब और शहबाज साहब कभी भी निजकारी के हक में नहीं रहे। 2015-16 में भी डार साहब ने PTI से ये एग्रीमेंट किया था कि हम PIA को मेजॉरिटी शेयर नहीं बेचेंगे, माइनॉरिटी शेयर बेचेंगे, और किसी से पैसे देंगे, लेकिन उसको पूरा एयरलाइन नहीं चलाने देंगे। तो जाहिर है ऐसा बंदा तो कोई नहीं है दुनिया में जो PIA में पैसे डाले और मेजॉरिटी स्टेक भी डाले। उसके बाद हमने 400 अरब रुपए का और नुकसान किया, क्योंकि इनकी जेब से पैसे नहीं जा रहे, आवाम के पैसे जा रहे हैं, इनको फिक्र नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगले साल फिर 100 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। जो सीरियस बायर्स थे वो उठ के चले गए। उन्होंने उनसे सवाल पूछे थे कि देखो, इस बैलेंस शीट में होल है, ये बैलेंस शीट का होल पूरा करो। तो आप बस डेढ़ होशियारी के जवाब देते रहे। आप समझते रहे थे कि आप बड़े होशियार हैं, आपको ये काम आता है, तो वो लोग उठ के चले गए। फिर ब्लू वर्ल्ड वाले को आपने जबरदस्ती रखा हुआ था कि यार तुम रह जाना, ताकि ऐसा ना लगे कि सब चले गए। उनसे आपने एक झूठी बिड ले ली 10 बिलियन की। तो मतलब इनकी नीयत ही नहीं थी। अब मैंने सुना है कि कोई अफवाज पाकिस्तान के कुछ इदारे जो हैं वो सीरियस हुए हैं कि भाई इसको निजकारी करो, तो अब वो शायद उसके मसाइल हल करेंगे। जो मसाइल अब हल कर रहे हैं पहले कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। SIFC क्या उसकी कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आती है? आप समझते हैं कि वो कोई अच्छा इनिशिएटिव था? बिकॉज जो मैंने गुफ्तगू सुनी प्राइम मिनिस्टर की भी, फाइनेंस मिनिस्टर की भी, वो बहुत सारा रिलाय जो है वो SIFC पर मुझे लगा कि रिलायंस है कि हमने एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है, हम बेहतरी की तरफ इसकी वजह से चले जाएंगे। देखिए, हुकूमत जो है वो अवाम के वोट से नहीं आई है, इदारों की वजह से आई है। तो हुकूमत इदारों से तो हर जगह हर सू बना के रखेगी। ठीक है, कोई अच्छी बुरी बात नहीं है कि इदारे से बना के रखी आपने। मसला ये SIFC का ये है कि SIFC को अलग काम नहीं कर रही। SIFC भी उसी थ्रू काम कर रही है कि भाई समरी आती है मिनिस्ट्रीज के अंदर, फिर वो ICC में जाती है, फिर इस कमेटी में जाती है, फिर उस कमेटी में जाती है, फिर रूल्स ऑफ बिजनेस आ जाते हैं, फिर ये कानून आ जाता है, फिर वो कानून आ जाता है। तो उसके अंदर ये गेम होती रहती है और SIFC भी कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे यहाँ माशाल्लाह भी आता है ना,
मुशर्रफ साहब आए या आए, तो एक मतलब वो आते तो कंप्लीटली इलीगली हैं, ऊपर से आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद फिर वो सिस्टम के थ्रू काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस सिस्टम के थ्रू काम करते हैं जो कि फेल हो चुका है इलीट सिस्टम, तो फिर कोई आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर वगैरह का आप देखें ना, तो वो जो उधर भी जमहूरियत नहीं है, लेकिन रूल्स हैं, जो रूल्स काम करते हैं उन रूलों के तहत काम करते हैं। तो जो हमको जो है ना अपनी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। SIFC हो या कोई भी और चीज हो, हमने मार्शल लॉ भी देख ली, डायरेक्ट मार्शल लॉ देख ली है, तो डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं है। जब तक कि आप गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, गवर्नेंस के रूल्स चेंज नहीं करेंगे, जब वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो SIFC भी क्योंकि इसी दायरे में फंसी है, तो बस वही चौराहे में घूमती है। वक्त जो है बस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। मुझे ये बताएं कि हम उसी दायरे में सियासी तौर पर भी अब घूमते रहेंगे आने वाले साल में? आपको लगता है या ये जो मुज़ाकरात वाला जो भी मामला है वो जैसे भी हो रहा है उस बहस में जाए बगैर, आपको लगता है इसमें से कोई कामयाबी निकलेगी, कोई बेहतरी आएगी? देखिए, डिपेंड ऑल्सो ऑन ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितना प्रेशर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो खुल के प्रेशर करेंगे, क्योंकि उनकी आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो उनके जो अमेरिका के मफादात होते हैं उसके अंदर उनको आर्मी से अपनी दोस्ती रखनी पड़ती है, और किसी एक फर्द वाहिद के लिए वो अपना सारा कैपिटल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बिलखुसूस उनको ये पाकिस्तान को बैंकरप्ट करना उनके हक में नहीं है, पाकिस्तान को IMF से लड़ाई करवाना उनके हक में नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान से दोस्ती रखना उनके हक में। तो वो थोड़ा बहुत जेंटली पाकिस्तान को उन्होंने मेरे ख्याल से नज़र ऑलरेडी कर दिया है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि निगोसिएशन हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा बहुत निगोसिएशन होगा। थोड़ा बहुत मजीद नज हुआ तो शायद कोई बेहतरी के आसार या इम्कान बीच में से निकल आए। बस वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मतलब ये बेहतरी तो सच्ची बात है कि इस सिस्टम में मुझे बेहतरी नजर नहीं आती। आप शहबाज शरीफ को उठा के इमरान खान को ले आए, बात तो वही हो जाएगी। इमरान खान को भी आपने देख लिया 10 साल से केपी में क्या कद्दू में तीर चला लिए, 16 साल से इधर माशाल्लाह पीपल्स पार्टी कराची में बैठी है, इधर पानी नहीं मिलता है। मुस्लिम लीग नून 12.5 साल से केपी में PM पंजाब में है, लाहौर के अंदर आपकी 2.7 साल से जिंदगी कम हो जाती है क्योंकि हवा इतनी पूरी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क में वही जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर करने की जरूरत है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।